हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पे लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानिया नरेन, योर एजुकेटर फॉर सोशल साइंसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की, जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का। और उसमें आज जो हम एक पर्टिकुलर केस, क्योंकि ऑब्वियसली नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। हमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें एग्जिट ऑफ यूरोपियन समझना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी आता है। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन की जब हम बात करते हैं तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में एक्चुअली हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है, सबसे पहले इंपीरियलिज्म की बात होती है तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अगर आप बात करते हैं हमारे इतिहास में, तो बहुत ज़्यादा आक्रमण भारत पे हुए हैं। ठीक है, अगर आप यूरोपियन हमलों की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से हुई थी। ठीक है, मतलब अगर आप बात करते हैं तो मैसेडोनियन जो एम्पायर था या ग्रीक इन्वेजन से मानी जाती है शुरुआत, जो कि ब्रिटिश पीरियड से कम हज़ारों साल पहले थी। ये इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं तो ये वो टाइम था जो कि एंशियंट इंडिया का टाइम माना जाता था, जब नंदा डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो यूरोपियन का जो अगर आप कहते हैं इन्वेजन, वो नई चीज़ नहीं है भारत पे, पहली बात। दूसरी बात, जब नेशनलिज्म की हम बात करते हैं तो मैंने इसलिए कहा कि हमें यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियन और एग्जिट ऑफ यूरोपियंस इसलिए समझना होगा क्योंकि उसमें पोर्चुगीज सेटलमेंट की बात आएगी, उसमें फ्रेंच सेटलमेंट की बात आएगी, उसमें डच सेटलमेंट की बात आएगी, एंड मोस्ट प्रोमिनेंट उसमें ब्रिटिश सेटलमेंट की बात आएगी। अब डच सेटलमेंट थोड़ा सा ईजी सेटलमेंट था, बहुत जल्दी आया, बहुत जल्दी चला गया, वो उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बाकी अगर आप बात करते हैं कर्नाटक, एंग्लो कर्नाटक वॉर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम फ्रेंच और पोर्चुगीज सेटलमेंट में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना किस तरह से होता है और किस तरह से इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन होता है, ये पूरी एक स्टोरी है। ठीक है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नेशनलिज्म पढ़ने की शुरुआत हमें वहाँ से करनी होगी, तब जाके हमें नेशनलिज्म समझ में आएगा। अब पता है क्या, हिस्ट्री आप लोगों को ना पकाऊ इसलिए लगती है, बोरिंग इसलिए लगती है, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ना चालू करते हैं बीच बीच में से। कभी हमने कुछ उठा लिया, कभी हमने कुछ उठा लिया, कभी हमने कुछ उठा लिया, तो ऐसे हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। हिस्ट्री को सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे ना तो हमेशा बोरिंग लगेगी, कहानी की तरह पढ़ोगे तो हिस्ट्री हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगी, मज़ेदार लगेगी। लेकिन खैर, अभी हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है। आज का ख़ास दिन है, ख़ास मौका है, तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो टॉपिक मैंने आपके लिए उठाया है, वो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इन ये तस्वीर देखकर, ये जो फोटोग्राफ है इसको देखकर और इसमें जो हीरोज़ हैं हमारे, इनको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज के दिन में इसकी क्या खासियत है। आज का दिन, ये वो दिन है जिस दिन 1931 में, आज ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व में, मेरे ख्याल से जहाँ पे भी आज़ादी की बात होगी, लिबरेशन की बात हुई थी, सिर्फ एक खबर ने पूरी दुनिया को अपने अपने उससे हिला के रख दिया था, और वो खबर थी कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में लाहौर जेल में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की, और हम बात कर रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। और ये जो शुरुआत में जो मैंने लाइन बोली थी, ये ऑफकोर्स आप जानते हैं, ये बिस्मिल की लाइन है, राम प्रसाद बिस्मिल की ये लाइन है। और राम प्रसाद बिस्मिल की ये लाइन और एक नारा, इनकलाब जिंदाबाद, जिसने भारतीय नेशनलिज्म, या जिसको आप कहते हैं एक्सट्रीम मूवमेंट की, जब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म की, जब हम बात करते हैं इंडिया में, उसका आगे चल के आप कह सकते हैं एक स्लोगन के तौर पे वो बना, एक स्लोगन के तौर पे उभरा, और उसने एकजुटता लाने का काम किया। ठीक है, तो जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कांग्रेस की बात भी करनी होगी, हमें मॉडरेट्स की बात करनी होगी, हमें गोपाल दास की बात करनी होगी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात करनी होगी, फिरोज शाह मेहता की बात करनी होगी, जवाहरलाल नेहरू की बात करनी होगी, हमें महात्मा गांधी की बात करनी होगी, हमें, और उसी के साथ हमें एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें बाल गंगाधर तिलक की बात करनी होगी, बंकिम चंद्र पाल की बात करनी होगी, हमें लाला लाजपत राय की बात करनी होगी, हमें अशफाक उल्लाह खान की बात करनी होगी, हमें बटुकेश्वर दत्त की बात करनी होगी, हमें बात करनी होगी भगत सिंह की और चंद्रशेखर आज़ाद की। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ समझनी होगी। जब मैं आपको नेशनलिज्म पूरा पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी कि नेशनलिज्म किसी भी एक थ्योरी को से नहीं है, कोई भी एक
विंग जो है वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं बनाता भारत की। ये दोनों चीज़ों को पढ़ना और इसका जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से अगर आप बात करते हैं तो भारत को आज़ादी मिली। चाहे आप लाहौर पैक्ट की बात करते हैं, चाहे आप लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं, आप सत्याग्रह की बात करते हैं, आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं, आप मिंटो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, आप डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, आप स्वराज की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनलिज्म मूवमेंट ऑफ द कंट्री। बट उसमें मैं बात कर रही हूँ आज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और इसकी शुरुआत मैं आपको समझाती हूँ कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल माना जाता है, जिसको आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ ट्रायल, जो कि लाहौर में हुआ था। और इसमें पंजाब ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में बात की गई थी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये गदर पार्टी के का जो मूवमेंट था उसके खिलाफत में अगर आप बात करते हैं, गदर पार्टी का जो मूवमेंट है उसके बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब जब मैं बात करती हूँ भगत सिंह की, तो भगत सिंह एक ऐसा नाम जो कि हम सब जानते हैं, और इनका जन्म अगर आप बात करते हैं तो 27 सितंबर 1907 लायलपुर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। आज की डेट में वो पाकिस्तान में आता है। और आपको इनके बारे में मैं बता दूं कि भगत सिंह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। परिवार एक बहुत ही ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको देशभक्ति घुटी में पिलाई गई थी। उनके पिता अगर आप बात करते हैं किशन सिंह जी, और इनके चाचा अजीत सिंह जी, बहुत बड़ा नाम था अगर आप बात करते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक देशभक्ति और पेट्रियाटिकल माइंडसेट के साथ उनका जन्म हुआ। और उनके परिवार में बहुत ज़्यादा इसका बोलबाला हुआ करता था। वो अपने चाचा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, अजीत सिंह जी से, और उसके अलावा करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि 7 भाई बहन थे। उसमें जब बात आती है तो सभी भाई बहनों में बहुत ज़्यादा जज्बा था देशभक्ति का, लेकिन भगत में बहुत ज़्यादा था। खासकर जलियांवाला बाग मैसेकर जब होता है तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसने उसको, एक छोटे से बच्चे को हिला कर रख दिया था। और कहते हैं कि भगत सिंह ने वहाँ की मिट्टी, जो जलियांवाला बाग मैसेकर की, जिसमें आप कह सकते हैं बहुत ही सबसे ब्रूटल हत्याकांड, या आप होमोसाइड के नाम पे हम जानते हैं, जब जनरल डायर ने हज़ारों की तादाद में निर्दोष लोगों के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि ओपन फायर करा दी थी, वो हम सब जानते हैं। और किस तरह से उसका बदला लिया गया था, उधम सिंह ने जाके बदला लिया था। हालांकि वो एक अलग स्टोरी है, उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे पे असर हुआ था कि उसने वो खून से सनी हुई जो मिट्टी थी उसको एक छोटी सी उसके पास एक ऐसी डिबिया जैसी थी, ऐसी कांच की, उसके अंदर भर के रखा था, ताकि उसको उस चीज़ का एहसास हो, उस चीज़ की, उस मिट्टी का, उस तकलीफ का उसको एहसास हो कि उसको अपने देश को, अपने घर को आज़ाद कराना है। भगत सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है, जब हम भगत सिंह और गांधी के बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगत सिंह एक हाथ पे, गांधी जी एक हाथ पे। लेकिन ये एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह सबसे पहले अगर किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे तो वो गांधी जी से हुए थे। और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने बहुत बचपन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद क्या हुआ, जब गांधी जी ने जब चौरी चौरा में आग लगा दी गई थाने में जाकर, और गांधी जी नॉन वायलेंस को मानते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया तो आप कह सकते हैं कि भगत सिंह के कच्ची उम्र का जख्म होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। उस चीज़ ने उनको इतना इन्फ्लुएंस किया, इतना ज़्यादा आघात पहुंचाया कि वहाँ से उनकी विचारधारा जो है वो बदल गई, और वो गांधी के एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के विरोधी बन गए। और उन्होंने कहा कि भाई ये मॉडर्निस्ट, जो ये मॉडरेट्स का तरीका है, इस हिसाब से तो हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। दूसरा कारण एक और था कि अगर आप बात करते हैं तो भगत सिंह के साथ ये रहा कि उन्होंने आगे चल के किताब भी लिखी थी, वाई आई एम एन एथीस्ट करके। तो ये एक रीज़न कहा जाता है कि वहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरुआत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की शुरुआत की, बोल्शेविज़म से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, सोशलिस्ट आइडियाज़ लेनिन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। कहा जाता है कि जब उनको फांसी भी दी गई थी तब वो लेनिन की ऑटोबायोग्राफी या लेनिन की बायोग्राफी ही पढ़ रहे थे अपने कारागृह में बैठ के। ठीक है, तो लेनिन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और जब ये उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया, तो हिंदू मुसलमान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें काफ़ी कुछ रोल जो था वो मुस्लिम लीग का भी रहा उस टाइम पे। ठीक है, तो उस चीज़ ने उनको कहीं ना कहीं बहुत आघात पहुंचाया, और उनको एक चीज़ समझ में आई कि धर्म जो है शायद लोगों को अलग करने का काम करता है। वो लोग जो एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते हैं, साथ रहे, पैदा हुए, बड़े हुए, अगर वो धर्म के नाम पे एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, तो अगर हमें देश को आज़ाद कराना है तो हमें धर्म को उससे अलग रखना होगा। ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी, और इसी के चलते वो
अपने आप को आस्तिक नहीं बोलते थे, वो कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ, अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं नास्तिक ही सही हूँ। ठीक है, तो ये आपको उनकी आइडियोलॉजी समझ में आएगी। कहीं ना कहीं बोल्शेविज्म और एनार्किज्म में वो बिलीव करने लगे और उनको लगा कि भाई इस तरह से आज़ादी नहीं मिल सकती। यहाँ से वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए। लाला लाजपत राय से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। लाला लाजपत राय ने गांधी जी के विरोध में, क्योंकि गांधी जी कहीं ना कहीं थोड़े से मॉडरेट थे, कांग्रेस थोड़ी सी मॉडरेट थी, तो उन्होंने खिलाफत में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में। उसमें इन्होंने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन ले लिया तो वहाँ पे इनके सहपाठी जो थे, इनके जो बाकी दोस्त थे, वहाँ पे मिले बहुत लोगों से। वहाँ से आप कह सकते हैं कि इनकी जर्नी जो थी, एक जो फ्रीडम फाइटर का जो शुरुआत थी वो वहाँ से हुई। वहाँ पे ये मिले सुखदेव थापर से। सुखदेव थापर जो कि एक अफ्लुएंट फैमिली से आते थे, जिनका मई 15, 1907 को इनका जन्म हुआ था और इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, जो उसकी शुरुआत भगत सिंह के साथ हुई। भगत सिंह के साथ इस वजह से हुई क्योंकि शुरुआत तो एक्चुअली राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान ने किया था इसका, लेकिन इसमें सोशलिस्ट टर्म जोड़ने वाले भगत सिंह थे। ठीक है, अब इसमें इनके विद्यालंकर एक करके इनके प्रोफेसर हुआ करते थे जब ये लोग कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि कई बार क्या हुआ कि शुरुआत दोस्ती थोड़ी सी तकरार के साथ हुई, बाद में दोस्ती हो गई। जब समझ में आया कि भाई हमारा मुद्दा जो है वो एक है, हमें क्या करना है, कंट्री को हमारी फ्रीडम दिलाना है, हमें देश को आज़ाद कराना है। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे हुई, वहाँ पे बात ये हुई कि जब ये साथ में आए दोनों, तो एक और ज़्यादा आप कहते हैं ना कि बल से बल मिलता है। तो जब एक सोच होती है, एक चीज़ होती है, लक्ष्य एक होता है, तो लोग साथ आते हैं। अब ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा संगठन बनता चला गया। अब हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ लड़के थे जिनके साथ इनकी झड़प हो गई। कॉलेज में पढ़ते थे, झड़प हड़प होती रहती है, झड़प हो गई। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने उस अंग्रेज़ गुट को मार पिटाई करके और काफ़ी मतलब भगा दिया। अब इनके एक प्रोफेसर थे, जैसे मैंने कहा विद्यालंकर सर, उन्होंने इनको कहा कि भाई तुम लोग अगर यही सब करते रहे तो तुम्हें क्या लगता है ये 4-5 अंग्रेज़ लड़कों को मार के तुम देश को आज़ादी दिला दोगे? अगर कुछ वाकई बड़ा करना चाहते हो तो फिर क्या करना है, फिर तुम बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। तुम चाहो तो मेरा ख़त लेके आप कहाँ जा सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिल सकते हैं। वो लेटर लेके राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने चल पड़ते हैं। कौन? भगत सिंह। ठीक है, और बिस्मिल उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं। शुरुआत में उनको लगता है कि नौजवान लड़का है, यूं ही आ गया है जोश में, लेकिन थोड़े दिन में जिस तरह की जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जो टायरनी है, जिस तरह की चीज़ें हालात हैं, क्रूरता सहनी पड़ती है, शायद सह नहीं पाएगा। तो वो थोड़ा उसको डिटर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पहले पढ़ाई लिखाई करो फिर देखेंगे। बहरहाल भगत सिंह जो है अपने उससे डिकते नहीं हैं और सुखदेव, भगत सिंह सब अपनी बात पे अड़े रहते हैं। फाइनली बिस्मिल उनका लोहा मान जाते हैं और कहते हैं कि काकोरी की जो घटना है उसके बाद आके मिलते हैं। अब उसमें अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी रहती है कि काकोरी में जो ख़जाने को लूटने का जो काम था उसमें सब लोग पकड़ में आ जाते हैं और सब कोई, अगर आप बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो एक झुंड था, पूरा का पूरा जो एक आप कह सकते हैं लॉबी थी, वो ख़त्म हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद बचते हैं और वहाँ से शुरुआत दोबारा से एक संगठन बनाने की होती है और इस टाइम पे उसमें सोशलिस्ट रिपब्लिकन का बात होती है और सोशलिस्ट टर्म जो है भगत सिंह उसमें ऐड करते हैं। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर आता है जो एक तरह से एक सामान्य समाज को बनाने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अमीर को और अमीर होना चाहिए, गरीब को और गरीब होना चाहिए। वो कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में बिलीव करते हैं और यहाँ से सोशलिस्ट रिपब्लिकन की शुरुआत होती है। जब वो कॉलेज में ही पढ़ रहे होते हैं तभी वो नारे लगाते हैं, वो हिंदू मुसलमान एकता की, कौमी एकता की बात करते हैं, वो अपने राइट्स की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं वो जो स्थानीय लोग थे पंजाब में, जो एक गवर्नेंस थी, उसकी नज़र में आते जाते हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये जो आदमी है ये ख़राब है, गलत है, ये हमारे लिए ऑब्वियसली इंपीरियलिज्म के लिए तो ख़राब ही था। कोई भी आदमी जो अपनी राइट्स के लिए सर उठा रहा है वो सही कैसे हो सकता है? तो उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई इस आदमी को तो कर्ब डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया जो 1 साल पहले लाहौर में जो बम केस हुआ था उसमें तुम एक्यूज़ हो। इनका कोई लेना देना नहीं था। 60,000 रुपये की ज़मानत इनके ऊपर रखी जाती है, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पर फिर भी इनके पिताजी वो ज़मानत जो है भर देते हैं और भगत सिंह को रिहा करवा दिया जाता है। पर भगत सिंह कौन सा इन सब चीज़ों से मानने वाले थे, है ना? उनका लक्ष्य भारत की आज़ादी था, तो वो कभी उससे डिगे नहीं। अब
धीरे धीरे वो अपने संगठन को मजबूत करते जाते हैं। अब इस टाइम पे ये होता है कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, और साइमन कमीशन का विरोध वो कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो क्या करता है, वो लाठी चार्ज करवा देता है, और लाला लाजपत राय को अलग थलग करके उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। वो जो ऑफिसर है जो उसका देता है, ऑर्डर देता है, उसका नाम होता है जेम्स स्कॉट इसका ऑर्डर देता है। लाला लाजपत राय के सर पे बहुत ज़्यादा लाठियों का वार होता है। 2 हफ्ते बाद उनका निधन हो जाता है। अब जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु अभी आ चुके थे, हाँ राजगुरु भी पिक्चर में आ चुके थे, इनके बारे में बताती हूँ मैं, ठीक है, सुखदेव हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये कहते हैं, खासकर इसमें दुर्गा भाभी जो रहती हैं, भगवती प्रसाद जी की वाइफ, वो कहती हैं कि हमें कोई ना कोई इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, निंदा तो कांग्रेस भी कर रही है, ठीक है। तो ये प्लान करते हैं कि अब हमें बदला लेना है और हमें क्या करना है, हमें जेम्स स्कॉट की हत्या करनी है। अब उसमें बीच में हम आते हैं राजगुरु के बारे में, शिवराम हरि राजगुरु, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। अब मैं आपको एक और बता दूं राजगुरु के बारे में बताने से पहले कि सुखदेव की जब हम बात करते हैं तो सुखदेव कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड हुआ करते थे, कोई भी जब बड़े घटनाक्रम को अंजाम देना होता था उसका, ठीक है। लोग भगत सिंह के नाम से ज़्यादा जानते हैं आज की डेट में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुखदेव थापर, जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ और ये दायर किया गया केस, तो नाम पता है आपको क्या था, वो था सुखदेव थापर एंड कॉमरेड्स वर्सेस क्राउन। मतलब पूरा जो मास्टरमाइंड था वो सुखदेव थापर का माना जाता था। पहले नंबर पे उनका नाम था, 12वें नंबर पे भगत सिंह का नाम था, और 20वें नंबर पे नाम आता था राजगुरु का, ठीक है। अब हरि राजगुरु ये जो थे महाराष्ट्रियन थे, बड़े सिंपल से थे, भोलू से थे, और बहुत गुस्से के तेज थे, ठीक है, भुलक्कड़ बहुत थे, और बहुत जिसको आप कहते हैं शूरवीर जैसे थे, लेकिन बहुत तुनक मिजाज थे। बचपन में घर से भाग गए, भाई ने मार दिया किसी बात पे, घर से भाग गए, कहने लगे मैं संस्कृत पढ़ूंगा। भाई ने कब पढ़ने लिखने में ध्यान लगता नहीं था, भाई ने मार दिया था, तो कहने लगे अब मैं घर तब लौटूंगा जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा। संस्कृत के विद्वान बनने निकले, उद्यम किया, लेकिन खैर आगे पढ़ाई नहीं की। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं अपन तो मार्शल आर्ट्स करेंगे, हम उसमें ज़्यादा अच्छे हैं। पहलवानी का शौक हो गया तो क्या किया, कुछ टाइम जिम्नास्ट ट्रेनर के तौर पे काम किया, शूटिंग का परीक्षण किया। कहीं से मुलाकात हो गई चंद्रशेखर आज़ाद से। अब चंद्रशेखर आज़ाद को तो आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे फ्रीडम फाइटर, जो कि खुद बहुत एकदम तगड़े से थे और खुद बहुत पहलवानी वगैरह करते थे, और हमेशा उनके पास पिस्तौल रहती थी, है ना। तो उन्होंने इनको भाप लिया, पहचान लिया। एक तो उनको बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे, दूसरा देशभक्ति की भावना बहुत थी। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन ये था कि देश के लिए कुछ करना है राजगुरु में। तो उन्होंने इनसे निशाने लगा के देखे और समझ गए कि बहुत शार्प शूटर है, ठीक है। तो इनको इस तरह से HSRA में लिया गया, ठीक है। अब इसमें यह हुआ कि अब आते हैं अपन सॉन्डर्स केस में, मर्डर केस में। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया नाम तो स्कॉट का चल रहा था, सॉन्डर्स कहाँ से आए बीच में। सॉन्डर्स ऐसे आए कि जब ये पूरा प्लान किया गया कि बदला लेना है लाला जी की मौत का, तो ये डिसाइड किया गया कि जॉन स्कॉट को मार दिया जाएगा, जेम्स स्कॉट की हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब एक आदमी को, जिसको आपने कहा कि भाई उसको राजगोपाल करके एक व्यक्ति था, उसको ये बात दी गई कि तुम्हें पहचानना है जब वो वापस बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तब 17 दिसंबर का दिन था, 17 दिसंबर 1928 का दिन था। ये बोला गया कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा, अपनी बाइक पे बैठ के निकलेगा, वैसे ही बताना है, इशारा करना है, रुमाल ड्रॉप करना है, उसको गोली मार दी जाएगी। अब हुआ क्या कि ये जो थे महाराज जयगोपाल जी हो गए कंफ्यूज, घबरा गए बहुत ज़्यादा। जयगोपाल को एकदम पसीने छूट गए ये सोच के, वैसे ही डरपोक सा था। और यही आदमी जयगोपाल आगे जाके इसके एक हंसराज वोरा, जयगोपाल और फणींद्रनाथ घोष, ये 3 लोग रहते हैं जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एज अ अक्यूजर इन्होंने गवाही दी थी, ठीक है। तो यही जयगोपाल जो था, इसने क्या किया, इसने गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर दिया और रुमाल गिरा दिया। अब वो पता चलता है कि वो जेम्स स्कॉट था ही नहीं, वो जॉन सॉन्डर्स था। अब गोली मारने का काम था राजगुरु का। राजगुरु ने बिल्कुल दूर से शूट कर दिया। वो जैसे ही गिरा हड़बड़ा के, भगत सिंह पास आए भागते हुए, और भगत सिंह ने गोलियों की बौछार कर दी। जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 8 गोलियां उसको मारी गई, ठीक है। ये वहां से भाग निकले किसी तरह। चंद्रशेखर आज़ाद इनको कवर दे रहे थे। वहां पे एक छनन सिंह करके एक व्यक्ति था, जो कि इंडियन उसका था, पुलिस सर्विसेज में था, उसको मर्डर कर देते हैं। कौन? उसका मर्डर कर देते हैं आज़ाद, ठीक है। वो बोलते भी हैं कि तुम भारतीय हो, मैं किसी भारतीय को नहीं मारना चाहता, लेकिन वो नहीं सुनता, और वो क्या करते हैं, वो हवलदार रहता है और उसको मर्डर कर देते हैं आज़ाद। खैर, अब किसी तरह ये निकलते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसी को बोला गया
ठीक है। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में यह हुआ कि इनको हर जगह पोस्टर लग गए, इन तीनों को बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा था। मास्टरमाइंड कौन? सुखदेव। एग्जीक्यूशन में कौन? राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था, किसी तरह ये दुर्गा भाभी की मदद से और बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ये इन्होंने भटिंडा से ट्रेन जो है वो लाहौर से भटिंडा जाने की ट्रेन पकड़ी, भटिंडा से किसी तरह ये लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से राजगुरु जो हैं वो बचते बचाते पहुंच गए बनारस, और आपके भगत सिंह और दुर्गा भाभी और ये लोग पहुंचे कहाँ? हावड़ा, ठीक है। हावड़ा मतलब कानपुर, बीच में वाया कानपुर भी वो रुके। कानपुर क्या था? कानपुर रिवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया उस जमाने में कहलाता था। कानपुर पहुंचते हैं, वहां मुलाकात होती है जतिन दास से। जतिन दास जो कि बहुत प्रख्यात साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, और ये उस टाइम पे HSRA क्या प्लान कर रहा था कि हमें बम बनाने की फैक्ट्री डालनी है सहारनपुर में। तो इनकी मदद कौन कर सकते थे? इनकी मदद कर सकते थे जतिन दास, जो कि किसके गुरु थे? फणींद्रनाथ घोष के। फणींद्रनाथ घोष के, और उसने कहा कि मैं जतिन दास से मिला दूंगा, लेकिन वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। किसी तरह भगत सिंह अपनी चतुराई से, और बहुत विट था उनका, वो कन्विंस करते हैं जतिन दास को कि अगर कोई आदमी सेल्फ अपनी अगर आप सेल्फ रक्षा कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस में अगर किसी की हत्या करते हैं तो उसको वायलेंस नहीं कहते। खैर जतिन दास उनके साथ हो जाते हैं। अब बात ये होती है कि ये सब चल रहा है, इस मामले में बीच में आता है सेंट्रल असेंबली के ऊपर बॉम्ब गिराने की बात। सेंट्रल असेंबली में अब यह होता है कि तय किया जाता है कि भाई हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे। सेंट्रल असेंबली में बम गिराने की बात की जाती है, ठीक है। अब इसमें डिस्कशन होता है कि कौन लोग जाएंगे, और भगत सिंह कहते हैं कि हम बम गिराएंगे और हम अपनी गिरफ्तारी देंगे ताकि हमें एक मंच मिल सके जहां लोगों तक, आवाम तक हम पहुंच सकें, क्योंकि अभी हमको कांग्रेस ने भी और अंग्रेजों ने भी हमें एज अ टेररिस्ट घोषित कर दिया है कि एक नौजवान लड़कों का गुट है जो बस इधर उधर कुछ कुछ उल्टी सीधी न्यूसेंस फैलाता है, लेकिन इसकी कोई सीरियसनेस नहीं है या कोई सीरियस लक्ष्य नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो एक प्लेटफॉर्म चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का उन्होंने निर्णय लिया। ये पूरा सोचा समझा निर्णय था। उस बॉम्ब को बनाया गया, उस बॉम्ब में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली गई जिससे किसी की जान माल का खतरा हो, और वो बॉम्ब जब ड्रॉप किए गए, ठीक है, तो हुआ कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये तय किया कि 2 लोगों का चयन हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंके, ठीक है। अब इसी की बात हो रही है। बटुकेश्वर दत्त ड्रॉ अटेंशन टू देयर रेवोल्यूशन बाय थ्रोइंग बॉम्ब अलोंग विद द लीफलेट इन द असेंबली हाउस एट दिल्ली। दे डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप एंड वर अरेस्टेड एंड जेल फॉर द एक्ट। अब इसमें बात ये होती है कि उन्होंने नारे लगाए, जैसे ही उन्होंने बॉम्ब फेंका वो भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने नारे क्या लगाए? डाउन विद द इंपीरियलिज्म, और वो बात करते हैं इनकलाब जिंदाबाद, और ये नारों से पूरी असेंबली गूंज गई। ट्रिब्यून पेपर उस टाइम पर चलता था, ट्रिब्यून में छपा कि इस तरह की घटना हुई है। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, ठीक है, और यहाँ से फिर एक केस से दूसरे केस बढ़ते चले गए। अब कहीं ना कहीं एक वो जो ट्रिब्यूनल था उनके लिए प्लेटफॉर्म का काम कर रहा था, और भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। इनको दिल्ली में सेंट्रल जेल में बंद किया गया, वहाँ पे जतिन दास को भी बंद किया गया, और हुआ ये कि ये कहने लगे कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हैं हम, और यहाँ पे भेदभाव था यूरोपियन और इंडियन प्रिजनर्स के बीच में, और इन्होंने कहा बिकॉज वी आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू अस, और आप हमें इक्विवेलेंट, हमें एक किताब देंगे पढ़ने के लिए, एक न्यूज़पेपर देंगे, आप हमें खाने में जो हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारी सोने की जगह, हमारी टॉयलेटरीज, हमें सब कुछ उतना ही चाहिए, उसी मानक पे चाहिए जो यूरोपियंस को दिया जाता है। ये ना मानते हुए इन्होंने क्या किया? इन्होंने भूख हड़ताल का निर्णय लिया। भूख हड़ताल का निर्णय लिया, बाकी लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया, जतिन दास ने इन्हें ज्वाइन किया, और आप कह सकते हैं कि ये इतनी लंबी चली है भूख हड़ताल कि कहा जाता है कि इन परिस्थितियों में, इस तरह के हालात में, इस तरह के क्रूरता के बीच में चलने वाली सबसे लंबी भूख हड़ताल थी ये भूख हड़ताल चली 116 दिन, 116वें दिन जाके भगत सिंह ने, और इसमें आपको फोर्स फीडिंग भी हुई बीच में, उनको मारा गया, उनको जितना आप कह सकते हैं बर्फ की सीलियों पर लटाया गया, और उनकी कभी भी किसी का भी रेजोल्यूशन नहीं टूटा। 116 दिन बाद अपने पिता और कांग्रेस के आग्रह पे जाकर भगत सिंह ने ये
हंगर स्ट्राइक तोड़ी। और ये हंगर स्ट्राइक वजह थी कि उनकी पॉपुलैरिटी और साथ में उनका जो केस है वो चल रहा है, ठीक है। तो पेपर्स में छप रहा है, ये आ रहा है कि हंगर स्ट्राइक चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सिंपैथी का माहौल जो है पूरे दुनिया में बनने लगा, पूरी ब्रिटेन तक भी वो माहौल जाने लगा, ठीक है। लोगों तक वो पहुंचने लगा, एक आवाम जागने लगी, एक सपोर्ट जो है वो बहुत मैसिव, इतना ज़्यादा मैसिव हो गया कि वाइसरॉय जो थे लॉर्ड अर्विन, उनको शिमला से वापस आना पड़ा किसी तरह इस हंगर स्ट्राइक को ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन वो तब भी नहीं करा पाए थे, ठीक है। 63rd डे जो 116 दिन की जो स्ट्राइक थी, उसमें 63rd डे जतिन दास जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे, जिनकी हमने बात की थी, जो कि साइंटिस्ट थे, उनका निधन हो जाता है और ज़्यादा लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। उनके फ्यूनरल में इतनी भीड़ उमड़ती है कि ब्रिटिशर्स के होश उड़ जाते हैं देख के कि अभी तक तो उनका कंसर्न जो था वो सिर्फ कांग्रेस थी और सिर्फ गांधी और नेहरू थे, ये क्या हो गया। और इसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि गांधी, नेहरू, जिन्ना सबने असेंबली में इसके ऊपर सवाल उठाए, इस हंगर स्ट्राइक के ऊपर सबने इसकी कड़ी निंदा की। काफ़ी लोगों ने, अगर आप बात करते हैं तो पंजाब असेंबली से रिज़ाइन तक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य हिलने लग गया था, ठीक है। यही वो वक्त था कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को उखाड़ लिया जाता है, खोद के निकाला जाता है। पता चलता है उसमें, जैसे मैंने कहा कि प्राइम अक्यूजर इसमें जयगोपाल, दूसरा नाम फणींद्रनाथ घोष और तीसरा नाम निकल के आता है हंसराज वोरा। इन लोगों ने ये क्या करते हैं, ये बगावत कर देते हैं। बगावत तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, ये इनको दोगला कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पूरे कॉमरेड्स थे उनके खिलाफ जाके बयान दे दिया अपनी जान बचाने के लिए, और इस तरह ये पूरे झांसे में जो है आ जाते हैं। और बात जो है पता चलता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस खुल जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जैसे मैंने कहा, सुखदेव वर्सेस द क्राउन, ठीक है। और इस केस में सॉन्डर्स मर्डर केस की जांच होती है, जिसमें इनको 27 लोगों को अक्यूज पाया जाता है, जिसमें से जाहिर सी बात है कि 3 के नाम आप जानते हैं जिनको सजाए मौत दी जाती है या कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। इस टाइम पे गांधी अर्विन पैक्ट होना होता है और काफ़ी सारी जो आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो काम करता है कि उनसे कहा जाता है गांधी जी से कि आप तब तक पैक्ट की बात मत कीजिएगा जब तक वो फांसी को टाल नहीं देते। गांधी कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य जानता है कि अगर इनकी फांसी को स्थगित कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा उनके साम्राज्य के लिए ख़तरा हो सकता है, ठीक है। और वो ताबड़तोड़, और ये जो आप पोस्टर यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जजमेंट का ओरिजिनल पोस्टर है, जिसकी डेट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 1930, ठीक है। इसमें जो आपको नाम दिखाई दे रहा है ये है श्री जतिन दास, जिनकी मैंने बात की थी, जतेंद्र नाथ दास नाम था इनका। ये भगत सिंह, ये हैं बटुकेश्वर दत्त, और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी और बाकी सारे हीरोज जो हैं हमारी कहानी के, वो भी इसमें देख सकते हैं आप। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें भगवती जी की जब हम बात करते हैं, भगवती प्रसाद की, तो वो इनको निकालने की कोशिश करते हैं और वो बम बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो समहाउ वो बम जो है एक्सीडेंटली फट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी इनको आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो भी, उनको भी क्या होता है, उनको भी फंसा दिया जाता है कॉन्स्पिरेसी के तहत, मुखबरी के तहत उनको फंसा दिया जाता है और वो भी अपने आप को गोली मार के शूट कर लेते हैं अंग्रेज़ों को पकड़े उससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इंटेंशन नहीं था। भगत सिंह वाज री-अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द मर्डर्स ऑफ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स, ठीक है। दिस केस वाज कॉल्ड द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सॉन्डर्स वाज मिस्टेकनली किल्ड, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। टारगेट वाज अनदर पुलिस ऑफिसर जेम्स स्कॉट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज दैट किल्ड लाला लाजपत राय। और ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा है ये, तो ये ओरिजिनल वो है इनका, जो आप कह सकते हैं कि भगत सिंह को जब मारा गया था तो जो ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स पारित हुए थे और 11 घंटे पहले उनको मारने के इन्वॉल्व सुखदेव, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आज़ाद, दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। While in prison, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev along with the political prisoners went on the hunger strike to demand better condition for prisoners in the jail after the trial. ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। After the trial, all 3 were sentenced and executed by hanging. In March 1931, Azad was martyred the same year in February in a gun battle with the police in the park in Allahabad. जब मैंने कहा कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। और ये आखिरी में 11 घंटे पहले रात के 7:30 बजे 23 मार्च को भगत सिंह को 1931 को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मार दिया जाता है। और इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं जन सैलाब उमड़ गया था और ये मालूम था कि जो ओरिजिनल टाइम है फांसी का, शायद उसमें हम नहीं दे पाएंगे, कि उनको 11 घंटे पहले फांसी दी गई और पीछे जो लाहौर
लाहौर का जो जेल है उसकी दीवार को तोड़ के इनकी डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया और इनको वहाँ पे क्रिमेट किया गया और इनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो अस्थियाँ थी उनको विसर्जित किया गया बाद में। ठीक है, सो दिस वाज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और ये जो है द ट्रिब्यून जो कि न्यूज़पेपर है उसकी हेडिंग थी नेक्स्ट डे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एग्जीक्यूटेड इन लास्ट इंटरव्यू विथ रिलेशंस। आप पढ़ सकते हैं कि क्या बात रही। ओ डेथ, a masked friend and makers of opportunity, when thou willst open the gate, hesitate not to tell us beforehand, for we are not of those who are shaken by this iron jeering। ये बात है श्री अरबिंदो की। तो इस तरह हम बात कर रहे थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की। थैंक यू।